नमस्कार दोस्तों। जब एक माँ अपनी बेटी का भविष्य बदलने के लिए नियति से खेलती है, तो क्या सच में वो जीतती है या सब कुछ हार जाती है? दो पात्र चावल के, एक फैसला और पूरी पीढ़ी की किस्मत उलट गई। ये है कहानी जो मैं आज आपको सुनाऊंगी, सत्यवती की और उसकी मदर की। सत्यवती को मिला धोखा। सत्यवती एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने वंश और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नियति के नियमों में हस्तक्षेप किया। एक ऋषि द्वारा दिए गए दो विशेष पात्र, जिनमें छिपा था भविष्य का बीज। लेकिन जब माँ और बेटी अपने अपने हिस्से को बदल लेती हैं, तो जो होना था वह नहीं होता, और जो नहीं होना था वह हो जाता है। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है कि एक ऋषि अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर दो अलग-अलग गुणों वाले चावल के पात्र तैयार करते हैं। एक पात्र ऐसा था जो वीर और शक्तिशाली संतान देने वाला था, और दूसरा पात्र था जिसमें शांत, बुद्धिमान और संतुलित संतान पैदा होने वाली थी। ये दोनों पात्र सत्यवती और उसकी माँ को दिए जाते हैं, स्पष्ट निर्देशों के साथ कि कौन सा पात्र किसे लेना है। लेकिन यहाँ आता है एक मोड़। अपने स्वार्थ और इच्छाओं के कारण सत्यवती की माँ उन पात्रों को बदल देती है। उसे लगता है कि वो अपने भविष्य को बेहतर बना रही है, लेकिन अनजाने में नियति के रास्ते को वो बदल देती है। इसका परिणाम होता है, जो गुण जिस जगह होने चाहिए थे वो उलट जाते हैं, और यही छोटी सी चाल आगे चलकर बड़े घटनाक्रम की वजह बनती है। यहीं से शुरू होता है धोखे का एहसास और नियति का खेल। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सत्यवती को मिला धोखा। ऋषि के शब्दों को वह आत्मसात नहीं कर पाया था। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा गाधी सोच में पड़ गया कि वह ऋषि को क्या उत्तर दे। उनकी बेटी सत्यवती इतनी सुंदर थी कि उसका प्रेम प्राप्त करने के लिए शासक अपने मुकुट, योद्धा अपनी तलवारें, कवि अपनी कलम तक छोड़ने को विवश हो जाते थे। किंतु वह बेचारा ऋषि भटकता हुआ राजा गाधी के पास आ पहुंचा और सत्यवती का हाथ मांगने लगा। गाधी की इच्छा हुई कि ऋषि को महल से बाहर निकाल दे, क्योंकि वह स्वयं चंद्रवंशी सम्राट था, और इसी कारण वह सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ नहीं अपितु किसी शासक के साथ करना चाहता था, जो उसका शक्तिशाली सहयोगी भी बन सके। हम क्षत्रिय हैं, राजा ने उत्तर दिया, और आप ब्राह्मण हैं। हाँ, मेरा नाम ऋचिक है। मैं ऋषि च्यवन का पुत्र और महर्षि भृगु का वंशज हूँ। मैं सत्यवती से प्रेम करता हूँ और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या हमें आपका आशीर्वाद मिल सकता है? गाधी मुस्कुराया। उसने ऋषि को कुपित किए बिना उसकी मांग को अस्वीकार करने का तरीका सोच लिया था। ऋषिवर, यह मेरे भाग्य की बात है, किंतु मैंने प्रण किया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो मुझे 1000 अश्व उपहार में देगा। मैं यह कर सकता हूँ, 1000 अश्व। हाँ बिल्कुल, तेज दौड़ने वाले, सफेद। हाँ, यानी आपको इसकी प्रसन्नता होगी, किंतु उनके कान काले होने चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। राजा गाधी फिर मुस्कुराया। उसे विश्वास था कि ब्रह्मांड में घोड़ों की ऐसी कोई नस्ल मौजूद नहीं थी, परंतु ऋचिक का मन प्रेम से भरा था, इसलिए उन्होंने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर जल देवता का हृदय पिघल गया। उन्होंने ऋचिक को घोड़े प्रदान कर दिए, और इस तरह सत्यवती का विवाह ऋचिक से हो गया। राजकुमारी अपने पति के साथ सुख से रहने लगी। विवाह के कुछ दिन बाद ऋचिक ने एक यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। वह एक गुप्त यज्ञ था। यह यज्ञ किस लिए है, सत्यवती जानने को उत्सुक थी। पुत्र के लिए, अतुलनीय पुत्र। इस अनुष्ठान के बाद मैं तुम्हें एक पात्र में चावल दूंगा। उसे खा लेने से तुम्हारे गर्भ में पुत्र का बीजारोपण हो जाएगा। राजकुमारी प्रसन्न हुई। यह सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि कोई यज्ञ इतना चमत्कारी भी हो सकता है। अचानक उसके दिल में एक विचार कौंधा। क्या आप मेरी माँ के लिए भी एक पात्र में चावल दे सकते हैं? तुम्हारी माँ के लिए? हाँ। मैं अपनी माता पिता की इकलौती संतान हूँ, और मुझे पता है कि मेरे बिना वे अकेले हो गए हैं। उनका एक पुत्र हो जाए तो वह उनके
के वंश को जीवित रखेगा और साथ ही राज्य को उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा। यह सुझाव ऋचिक को अच्छा लगा। एक ही निवेदन से सत्यवती ने अपनी पुत्री और राजकुमारी दोनों की भूमिकाओं को निभा दिया था। उससे न केवल अपने माता पिता को अपितु अपने प्रजा को भी सुरक्षित कर लिया था। किंतु गादी के शब्द ऋचिक के कानों में गूंजे तो उसने अपने मन का संदेह व्यक्त किया। क्या तुम्हारी माता को, जो महारानी है, तपस्वी का प्रसाद स्वीकार होगा? क्या तुम्हारे क्षत्रिय पिता तुम्हारे ब्राह्मण पति के पराक्रम को स्वीकार करेंगे? सत्यवती ने ऋचिक को आश्वासन दिया कि उसके माता पिता को कोई आपत्ति नहीं होगी। तब ऋचिक ने यज्ञ के अंत में चावल से भरे 2 पात्र अपनी पत्नी के सामने रख दिए। यह मिट्टी का पात्र तुम्हारा है, ऋचिक ने निर्देश दिया। धातु निर्मित पात्र महारानी के लिए है। मैं निकट के एक गांव में कुछ कार्य से जा रहा हूँ और संध्या तक लौट आऊंगा। सत्यवती ने तुरंत अपनी माँ से मिलकर ऋषि द्वारा तैयार किए चावल के पात्रों का रहस्य प्रकट कर दिया। वह अपनी माँ को प्रसाद देने के लिए साथ इतनी उत्सुक थी कि उसने महारानी की आंखों की चमक पर ध्यान नहीं दिया। पुत्री, मुझे लगता है कि हमें अपने पात्रों की अदला बदली कर लेनी चाहिए। अदला बदली क्यों माँ? तुमने बताया कि ऋचिक ने यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया था। स्वाभाविक रूप से तुम्हारे चावल मेरे चावल से बेहतर होंगे। तुम एक असाधारण पुत्र को जन्म तो दोगी, किंतु वह अपने पिता की तरह ब्राह्मण बनेगा। उसके विलक्षण गुण किसी के काम नहीं आएंगे, क्योंकि वह बड़ा होकर ऋषि बन जाएगा। मेरा पुत्र बड़ा होकर राजा ही बनेगा। क्या उसे अधिक श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए? किंतु ब्राह्मण में भी तो असाधारण गुण होने चाहिए। ब्राह्मण केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जबकि राजा के कंधों पर पूरे राज्य का भाग्य टिका होता है। किसकी जिम्मेदारी अधिक बड़ी है? इस प्रकार रानी तर्क करती है और अपनी पुत्री पर दबाव डालती रही। जब तक ऋचिक लौट कर आए तब तक पात्रों की अदला बदली हो चुकी थी। उनमें से भरे चावल उसकी माँ ने खा लिए थे। यह देखकर ऋषि गुस्से से तिलमिला उठे। यह तुमने क्या किया सत्यवती? मेरी माँ ने सही तो कहा था, शासक को विलक्षण होना चाहिए। मैंने इसी उद्देश्य से ध्यान में रखकर चावल अभिमंत्रित किए थे। तुम्हारी माता को देने वाला पात्र धातु का बना था, क्योंकि उसमें रखे चावल क्षत्रिय के लिए थे, ताकि वह रजस गुण से युक्त एक वीर राजा को जन्म दे सके। तुम्हारा पात्र मिट्टी का था, क्योंकि वह ब्राह्मण और प्रबुद्ध आत्मा को जन्म देने के उद्देश्य से सतगुण से भरा गया था। किंतु तुमने पात्रों की अदला बदली कर दी, जिसका परिणाम भी अब उल्टा हुई होगा। सत्यवती का दिल बैठ गया। उसने क्षमा याचना की और अपने पति से कोई उपाय करने की विनती की, परंतु ऋचिक ने सिर हिला दिया। तुम्हारी माँ का पुत्र शासन तो करेगा, किंतु अंततः ऋषि बन जाएगा। इसे बदला नहीं जा सकता। मैं अपनी संतान के संदर्भ में केवल इतना कर सकता हूँ कि इसका प्रभाव एक पीढ़ी के बाद होगा। इसलिए हमारा पुत्र तो मेरी इच्छानुरूप रूप ब्राह्मण ही होगा, किंतु हमारे पुत्र का पुत्र विकट योद्धा बनेगा। ऋचिक ने ऊपर देखते हुए कहा, राजा के घर ब्राह्मण और ऋषि के घर क्षत्रिय पैदा होगा। देवता, यह कैसी योजना बना रहे हैं? समय आने पर रानी ने कौशिक को जन्म दिया, जबकि सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि नाम का एक का जन्म हुआ। ब्रह्मांड अब यह प्रतीक्षा कर रहा था कि वह योद्धा कौन होगा। कहानी खत्म होती है। इस कहानी का कंक्लूजन यही है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश हमेशा सही नहीं होती। सत्यवती ने जो किया वह अपने हिसाब से सही था, लेकिन उसका परिणाम पूरी तरह विपरीत निकला। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि नियति के साथ हमेशा छेड़छाड़ जोखिम भरी होती है। हर शॉर्टकट हमें सफलता नहीं देता। स्वार्थ में लिया गया निर्णय दूरगामी नुकसान कर सकता है। हर निर्णय का असर सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ सकता है। तो हमें जीवन में हर चीज को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें बेहतर होती हैं जब उन्हें प्रकृति पर छोड़ दिया जाए। नियति को बदलने की कोशिश अक्सर खुद को बदल देती है। जहां स्वार्थ आता है वहां संतुलन बिगड़ जाता है। हर चाल जीत नहीं दिलाती, कुछ चालें पूरी कहानी ही बदल देती हैं। कभी कभी धोखा दूसरों को नहीं, अपने ही फैसलों से हमें मिलता है। एक छोटा सा बदलाव और इतिहास की दिशा बदल गई। जो हम सोचते हैं सही है, वह कभी कभी सबसे बड़ी भूल साबित होता है।
तो दोस्तों, ये थी कहानी सत्यवती की, जहाँ एक निर्णय ने पूरी पीढ़ी के भविष्य को बदल दिया। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी चाहिए या उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही गहराई वाली कहानियाँ हम आगे भी सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।